हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। ये एक बहुत ही छोटा सा सेशन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम समय बाकी है, तो आई विल बी वेरी क्विक। ये है JIGL का MCQ सेशन ऑन पब्लिक डिमांड। एक्चुअली काफ़ी सारी जनता को ये जो MCQ बुक के पीछे, आपकी मॉड्यूल के पीछे दिए हुए हैं, उसमें परेशानी आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए और करेक्ट आंसर, बिकॉज करेक्ट आंसर कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक PDF ग्रुप्स पर भेज रखी है। ठीक है, ये जो PDF है ये JIGL MCQ वाली है। ठीक है, ये कुछ सिंपल MCQ है ना, ये सिंपल वाले MCQs हैं जो मैंने भेज रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ डज नॉट इंक्लूड, और 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सिंपल है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, आर्ट ऑफ लॉ, रूल, स्टैट्यूट, तो करेक्ट आंसर हो गया ए, साइंस ऑफ लॉ, है ना। तो सिंपल वाले MCQs मैंने इसमें दिए हुए हैं। अब चूंकि आप लोगों का पहला अटेम्प्ट है, तो इसीलिए किस तरह के MCQs आएंगे उस पर थोड़ा सा अभी भी डाउट है। तो ये सिंपल MCQ तो आप लोग सॉल्व कर रहे हो और मैंने इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आपको इसको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई एम नॉट पर्टिकुलरली टेकिंग अ सेशन ऑफ दिस, बट मैं जो सेशन इसका पेंडिंग था और मैं लेने वाली थी वो है JIGL जो आपकी एग्जाम, मॉड्यूल है। ठीक है, तो मॉड्यूल का जो पूरा आप लोगों को पीछे MCQ दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, आप लोगों को मालूम है आप लोगों को टोटल 20 मार्क्स के MCQs हैं। ठीक है, सारे पेपर्स में। अब तो MCQ जो आप लोगों को आ सकते हैं वो केस स्टडी बेस्ड की उम्मीदें हैं, ऑल्दो हमको थोड़े से सिंपल MCQs की भी अभी उम्मीदें हैं, बट लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वील सी। ठीक है, चलो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग इन मोर सेकेंड्स वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, a law has been made by the state legislature which prohibits the non-citizens to form cooperative societies in that state. A writ petition has been filed by an international organization before Supreme Court on the ground that state shall not make any law which takes away or abridges fundamental rights, and right to form cooperative society is a fundamental right. अब देखो, सीधी सी बात है, इन्होंने बात तो सही बोली कि राइट टू फॉर्म, जो 94th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत राइट टू फॉर्म सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है, बट देन दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। करेक्ट है, ये फंडामेंटल राइट किसको अवेलेबल नहीं है? नॉन सिटीजन्स को नहीं है। तो ऐसे केस में अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? द लॉ दैट हैज बीन मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, पहला। By making a law, state can take away the fundamental right. Writ petition is not a proper remedy. Law is not valid. It should be made null and void. अब देखो, law जो है वो किसके लिए है? ध्यान से सुनना कि नॉन सिटीजन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाएंगे। कौन नहीं बनाएंगे? नॉन सिटीजन नहीं बनाएंगे। तो ये इट इज नॉट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। अगर उन्होंने बोला होता दैट, अगर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया होता दैट सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट द लॉ हैज बीन मेड दैट द फंडामेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। ये क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड. The manager finance of your company has suggested the MD that the company may use mischief rule of interpretation for giving a comparably beneficial interpretation and save 50 lakhs. आप CS हो एक कंपनी के, और आपका जो फाइनेंस मैनेजर है उसने बोला है कि आप लॉ पर मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाकर और ऐसा इंटरप्रेट करो लॉ को कि आपका 50 लाख बच जाए। ठीक है, ये हमको किसने बोला? मैनेजर ने बोला। हाउएवर जो वर्ड्स थे प्रोविजन के, उनसे सिर्फ एक ही मीनिंग निकल रहा था, मतलब डाउटफुल मीनिंग नहीं निकल रहे थे, मल्टीपल मीनिंग्स नहीं निकल रहे थे। तो अब बताओ MD को क्या करना चाहिए?
तो मिस्चीफ रूल जो सोब्रा देव करके कोई केस है, ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया हुआ है सोब्रा देव वाले केस में कि मिस्चीफ रूल तभी अप्लाई होगा जब मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं कोई केस के। क्या निकलते हैं गाइस? मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। अब यहां पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि लॉ का एक ही मीनिंग निकल रहा है, मल्टीपल मीनिंग्स वाला प्रॉब्लम तो हो ही नहीं रहा है, तो मिस्चीफ रूल एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? द इंटेंशन ऑफ मैनेजर इज करेक्ट? नहीं। इंटेंशन ऑफ मैनेजर इज इनकरेक्ट? यस, हम बोल सकते हैं। कंपनी में राइट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मिसचीफ रूल के लिए परमिशन नहीं मांगेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें मिसचीफ रूल लगाने की परमिशन कभी भी नहीं देगी, तो हम ये नहीं मांगेंगे। फाइनेंस मैनेजर इज द करेक्ट अथॉरिटी टू डिसाइड द करेक्ट इंटरप्रिटेशन? Finance manager is not the correct authority. It is the rule of interpretation which will apply. तो correct answer क्या हो गया कि मैनेजर का इंटेंशन इसमें गलत है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। Now question number 3. X collected water in his tank for his daily usage. X ने water अपने टैंक में अपने रेगुलर यूसेज के लिए लगाया, मतलब नेचुरल, लैंड का कैसे यूज है? नेचुरल यूज है। द टैंक वॉज मेड विद अ गुड बिल्डिंग मटीरियल, टैंक जो है वो उसमें मटीरियल जो है वो अच्छा यूज किया गया था, पर अब एक बस आई और बस ने इसको हिट कर दिया, जिसके कारण आस पास राइस पड़े हुए थे, वो राइस जो वाई को बिलोंग करते थे वो खराब हो गए। ठीक है। अब वाई ने एक्स को स्यू किया है, ये बोलकर वाई ने एक्स को स्यू किया है कि तुम्हारे टैंक से पानी खराब हो गया, इसके कारण तुम लायबल हो। अब मुझे बताओ बेचारे एक्स की कोई गलती है क्या? एक्स लैंड को नेचुरली यूज कर रहा है, एक्स ने अच्छा टैंक बनाया है, बिल्डिंग मटेरियल भी सही है, और फिर भी अगर ट्रक ने हिट कर दिया और वाई का जो राइस है खराब हो गया, तो गलती किसकी है? ये ट्रक ड्राइवर की है ना, है ना। सो यहां पर ऑप्शन क्या है? एक्स शुड नॉट कलेक्ट वाटर, better building material should be used, X should agree and pay the compensation, X is not liable। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? X is not liable। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर रेकलेसनेस ऑफ ड्राइवर का सवाल आ गया है। किसका आ गया है? रेकलेसनेस ऑफ ड्राइवर। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, X filed a suit against Y for recovery of money। X ने Y को स्यू किया पैसा रिकवर करने के लिए। द डिक्री वॉज पास्ड इन द फेवर ऑफ X। अब कौन जीता इसमें? X जीता। Y इंटेंड्स टू ऑब्जेक्ट इन द अपील। अब Y ने अपील फाइल करी है बोलकर दैट उसने अभी तक 18 साल कंप्लीट ही नहीं किए, मतलब Y कौन हो गया यहाँ पर? माइनर हो गया है, एंड उसके पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट है और कोई मींस नहीं है X को पे करने के। तो X ने Y को स्यू किया, X जीता, Y ने अपील फाइल करके बोला कि सर मैं तो अभी माइनर ही हूं, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट है। तो अब बताओ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? Y को पे करना चाहिए, Y के पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है तो पे नहीं कर सकता। X शुड सेल द एसेट्स एंड पे, या फिर द डिक्री इज वॉइड। बताओ यहाँ पर क्या होगा? द डिक्री विल बी वॉइड। Why? क्योंकि यहां पर Y की तरफ से केस किसे लड़ना चाहिए था? यहां पर Y की तरफ से केस लड़ना चाहिए था कोई रिप्रेजेंटेटिव को। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से बोलो हाँ या ना। ठीक है, डन। नाउ अच्छा, एसेट्स, अगर आपको ये भी थोड़ा डाउट है कि मैम व्हाट इफ Y की तरफ से कोई था मेजर पर्सन जो लड़ रहा होगा, तो भी आप ये ऑप्शंस देखो। Y की फिक्स्ड एसेट से सिर्फ तब पेमेंट होगा जब नेसेसिटीज की जरूरत है, या फिर Y ने जानबूझकर एज अ माइनर फ्रॉड किया, ठीक है, तो ही Y की फिक्स्ड एसेट से पेमेंट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, X filed a case against Y for obtaining possession of a property। X ने Y को स्यू किया प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए। Y ने Z को हायर किया एज अ लॉयर, ठीक है। एट अ लेटर स्टेज Z को लगा, जो लॉयर था Y का, उसको लगा कि भाई ये केस जीत नहीं पाएगा, देयरफॉर ही डिसकंटिन्यूड द अग्रीमेंट। तो अब जो है वो Z ने रिजाइन कर दिया और बोल दिया Y को कि भाई मैं अब तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। X intends to bring Z as a witness। अब X चाह रहा है कि वो Z को ही एज विटनेस बुला ले, तो क्या X Z को बुला सकता है? देखो X और Y लड़ रहे हैं, Y का जो लॉयर है वो Z है। अब Z ने अगर इन दोनों का अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, तो क्या ये Z X का विटनेस बन सकता है? नहीं, Z कैन नॉट बी अ विटनेस इन दिस केस।
ठीक है, देखो Z इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, Z कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, पर इस केस में नहीं है. एडवोकेट्स डिसकंटिन्यूइंग कैन गिव एविडेंसेस, तो एडवोकेट्स डिसकंटिन्यू जो कर देते हैं अग्रीमेंट वो विटनेस नहीं दे सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है. एंड नो नीड ऑफ बीइंग अ विटनेस इन सिविल सूट, ये ऑप्शन तो कुछ भी बकवास है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, X कैन नॉट बी अ विटनेस इन दिस केस. ठीक है, नाउ A pledges his mobile phone to B for ₹10,000. A ने 10,000 रुपए बोरो किए B से, ठीक है, तो B ने 10,000 रुपए इसको लोन दिया, ठीक है, और A ने इसको अपना मोबाइल प्लेज किया. ठीक है, अब B ने क्या किया, द प्राइस ऑफ द मोबाइल वॉज 50,000 व्हेन A परचेज द मोबाइल 5 years ago. अब इस समय मतलब जब A ने 5 साल पहले फोन खरीदा तब उसकी वैल्यू 50,000 थी. नाउ A, हाँ, now B unlawfully sold the mobile to C before the lapse of the loan period. अब ये लोन पीरियड खत्म होता और A को अपना लोन रिपे करने का मौका मिलता, उसके पहले ही B ने ये फोन C को बेच दिया. अब A C को स्यू कर रहा है मोबाइल फोन के पोजेशन के लिए विदाउट पेइंग द लोन अमाउंट इवन आफ्टर एक्सपायरिंग द टाइम फिक्स्ड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन. अब A जो है वो C को स्यू कर रहा है किस चीज के लिए, A जो है वो C को स्यू कर रहा है कि आप मुझे मेरा मोबाइल फोन दो, और अभी तक A ने B को पैसा नहीं दिया है और लोन पीरियड खत्म हो चुका है. सो सिंपल है, जब B ने C को फोन बेचा था, जब B ने C को फोन बेचा था तब लोन पीरियड चालू था, फिर भी B ने C को फोन बेच दिया. और अब जब A C को स्यू करने जा रहा है तब लोन पीरियड एक्सपायर हो चुका है और A का अभी भी थोड़ा डेट बाकी है. तो सवाल ये है कि B ने C को जब बेचा था तब कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ था, जब A ने लोन, A का जो लोन पीरियड था वो बाकी था. तो यहाँ पर गलत किसने किया, B ने किया. ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या A कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट C एंड रिक्वेस्ट फॉर रेस्टिट्यूशन. क्या A C को स्यू करके अपनी प्रॉपर्टी बस वापस ले सकता है, डैमेजेस नहीं, जस्ट द प्रॉपर्टी. A can file a suit only for depreciated value. A cannot file the suit. Criminal complaint of theft may be filed. अब देखो criminal complaint तो फाइल नहीं होगी, A सूट फाइल ही नहीं कर सकता. ऐसा होगा क्या बताओ, जब A का लोन पीरियड बाकी था और वहीं पर अगर B ने वो जो प्लेज्ड गुड्स है वो बेच दिए, तो आइडियली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, B ने किया ना, तो A स्यू तो कर ही सकता है. ठीक है, B ने यहाँ पर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया. ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर A कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर डेप्रिशिएटेड वैल्यू. अब मुझे बताओ C क्यों पे करेगा पैसा, यहाँ पर C ने तो लॉफुली खरीदा है ना, बट A क्या कर सकता है, ही कैन रिक्वेस्ट फॉर रेस्टिट्यूशन. A जो है वो रेस्टिट्यूशन के लिए डेफिनेटली, रेस्टिट्यूट करना मतलब गेट बैक द प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हम टॉर्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है जुडिशियल रेमेडीज में रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे से. नेक्स्ट, PQR Limited and PQR Limited and Mr. B appointed Mr. C as arbitrator. तो PQR एक कंपनी है, B एक है, दोनों ने मिलकर C को as arbitrator बनाया. लेटेस्ट स्टेज पे पता चला दैट मिस्टर C वाज एन एम्प्लॉई ऑफ PQR लिमिटेड 3 years ago. अब PQR का एम्प्लॉय था C 3 साल पहले. एंड XYZ लिमिटेड विच इज प्लानिंग टू एम्प्लॉय मिस्टर C हैज सॉट अ रिपोर्ट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ मिस्टर C ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट विद PQR लिमिटेड. तो XYZ लिमिटेड विच इज प्लानिंग टू एम्प्लॉय C, ओके, तो एक XYZ लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, वो C की इंफॉर्मेशन PQR से ले चुकी है. ठीक है, अब B को यहाँ पर लगा कि चूंकि C की अच्छी रिपोर्ट XYZ के पास जानी चाहिए, इसलिए C क्या करेगा कि PQR के फेवर में डिसीजन देगा. ध्यान से सुनो, एक कंपनी PQR, उसका C पहले एम्प्लॉय था. अब C जॉब ढूंढ रहा है XYZ लिमिटेड में. XYZ लिमिटेड ने PQR से, जो एक आर्बिट्रेशन में पार्टी है, उससे रिपोर्ट मांगी है C की. तो ऑफकोर्स यहाँ पर C की बायसनेस के चांसेस है टुवर्ड्स PQR लिमिटेड. ठीक है, तो इसीलिए जो C है वो बोल रहा है, सॉरी B जो है, यहाँ पर जो B है वो बोल रहा है कि C जो है वो बायस हो सकता है और वो एंड देयरफॉर इंटेंट टू रिवोक द ऑथोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर. इसलिए वो C से आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर के ऑथोरिटी से वो C को हटाना चाहता है. ठीक है, अब
मिस्टर बी कैन नॉट रिक्वेस्ट द रिवोकिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी रेवोकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर को के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? कर सकती है, हमेशा कर सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत है. दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिवोकिंग ऑथोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर. बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ग्राउंड है, तो ये भी ऑप्शन गलत है. मिस्टर बी इज कॉम्पिटेंट टू रिमूव आर्बिट्रेटर एनी टाइम, क्या मिस्टर बी रिमूव कर सकता है क्या? नहीं, मिस्टर बी रिमूव खुद से नहीं कर सकता, उनको या तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा या फिर दोनों मिलके म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हैं. तो मिस्टर बी खुद नहीं कर सकता, बट देन इट मे बी अ ग्राउंड फॉर रिवोकिंग द ऑथोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर. तो इट इज अ ग्राउंड, तो इस ग्राउंड के बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, X is residing in a rented premises situated at Delhi. The owner of the house is a person residing abroad. ठीक है, X जो है वो रेंटेड घर में रह रहा है, जो ओनर है वो अब्रॉड में रहता है. Neighbors have removed him from the premises by complaining that X listens loud music during the night. X intends to file a suit for recovery of possession. Will he succeed? ठीक है, अब सवाल ये है कि X जो है वो बहुत जोर से डिकचिक 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 गाने बजाता है. ठीक है, अब ऐसे केस में जो नेबर्स हैं उन्होंने क्या किया, उसी घर में से उसको निकाल दिया, ये कंप्लेन करके कि एक्स जो है वो बहुत ज्यादा रात में म्यूजिक सुनता है. ठीक है, नाउ एक्स इंटेंड्स टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन. विल ही सक्सीड? देखो, अब ऐसे केस में एक्स कैन नॉट फाइल द सूट एज ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस. एक्स कैन नॉट फाइल अ सूट एज ही लिसन्स टू लाउड म्यूजिक. X can file a suit as a tenant, is also authorized to file a suit. X can file a suit as he is a deemed owner. अब देखो, रेंटेड में रह रहा है ना, तो ऐसे केस में वो डीम्ड ओनर तो नहीं हुआ. ठीक है, वो टेनेंट भी नहीं हुआ. क्यों नहीं, मतलब टेनेंट तो हुआ बट वो सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो ओनर थोड़ी ना है, वो सिर्फ एक टेनेंट है. ठीक है, X cannot file a suit as he listens to loud music. ठीक है, ये तो एकदम गलत है कि वो लाउड म्यूजिक सुन रहा है इसलिए वो फाइल नहीं कर सकता, ये रीजन गलत है. बट यहां पर लिखा है X कैन नॉट फाइल अ सूट एज ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, ये चीज है. तो अब बताओ सूट फाइल कर कौन सकता है? सूट फाइल कर सकता है, सूट फाइल कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है. कौन सूट फाइल कर सकता है गाइस? ओनर फाइल कर सकता है. समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से. यस, बढ़े आगे बहुत अच्छे से. लेकिन अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर हम बात करें और अगर किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से निकाला जाता है, ठीक है, हम लोग एक बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा. सेक्शन 456 देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन इज डिसपोजेस्ड if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any title that may be set up in such suit. Any title that may be set up in such suit. ठीक है, अब देखो इसमें क्या फाइल नहीं किया जा सकता? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द रेट ऑफ डिस्पोजेशन. आप डिस्पोजेशन से, ठीक है, डिस्पोजेशन से 6 months के बाद, जिस दिन आपको निकाला उससे 6 months के बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखो सेक्शन 6 shall not bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof. ठीक है,
सेक्शन 5 and 6 प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव रेमेडीज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सेक्शन 6 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन स्यू करे अपनी कोई प्रॉपर्टी पर टाइटल को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर स्यू करना चाहता है और पोजेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है. समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से बोलो हाँ या ना. ठीक है, तो बस उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, बेटर टाइटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बेटर टाइटल होना चाहिए. तो इस केस में एक्स और ओनर जो है वो मिलकर कर सकते हैं, लेकिन एक्स अकेले सूट फाइल नहीं कर सकता. समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ये भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि एक्स कैन फाइल अ सूट एज अ टेनेंट, ही इज ऑल्सो ऑथराइज टू फाइल अ सूट. ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ के नाम पर अगर ओनर अवेलेबल नहीं है, अब ओनर कहाँ है, ही इज रिसाइडिंग अब्रॉड, तो स्पेसिफिक रिलीफ के नाम पर वो कैसे फाइल कर सकता है? स्पेसिफिक रिलीफ के नाम पर ही कैन फाइल एज अ टेनेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेक्शन 6. इतना क्लियर है? चलो लास्ट 2 है. A and B entered into a contract to create agency in which A will be the principal and B will be the agent. A और B जो है वो agency create करे, A principal, B agent. In this, A agreed to provide minimum 50 products and B agreed to sell at least 40 of those. ठीक है, A ने बोला कि मैं तुम्हें 50 प्रोडक्ट्स दूंगा और B ने बोला मैं 40 प्रोडक्ट्स बेच दूंगा. In the event of failure by any of the parties, that party will pay the other 10,000. अब दोनों डिसाइड किया कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर ऐसे केस में जो ब्रीच कर रही है वो 10,000 रुपए पे करेगी. There was no consideration paid during the time of entering into contract. जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब उस समय पर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया गया. B claimed that contract is invalid as there was no consideration present. Is this claim of B valid? अब देखो, कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की क्या कंपल्शन है? तो जवाब है नो. ठीक है, तो कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में किसकी जरूरत नहीं है? कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? Commercial agency contract does not need consideration. ठीक है, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है वो वैलिड होता है. और आखिरी का सवाल, P delivers Q the title of his immovable property as a security. अब P ने Q को immovable property, बेसिकली P ने Q से लोन लिया और उसके बदले उसने अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स बस डिलीवर कर दी. ठीक है, Q ने लोन दे दिया 5,000 का. अब P ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का. तो P ने कितने रुपए का डिफॉल्ट किया? 500 रुपए का डिफॉल्ट किया. P contends that delivering title deed does not make it as a security. अब P क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैंने 500 रुपए का डिफॉल्ट तो किया, मैंने 500 रुपए का डिफॉल्ट यहाँ पर किया तो है, लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें सिर्फ टाइटल डीड्स दी है, तो इसके बदले तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर मॉर्गेज नहीं है. ये प्रॉपर मॉर्गेज है क्योंकि इसका नाम है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. क्या नाम है इसका? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. हम लोगों ने पढ़े हैं. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं. सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज. ठीक है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. तो ये भी एक वैलिड मॉर्गेज है. तो अब ऑप्शन क्या है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैन नॉट बी कॉल्ड एज मॉर्गेज, ये गलत है. डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैन बी कॉल्ड एज मॉर्गेज, ये सही है. दिस इज नॉट मॉर्गेज, ये गलत है. डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैन बी अ मॉर्गेज ओनली इफ एंडोर्स्ड, ये गलत है. समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कैन बी कॉल्ड एज अ मॉर्गेज. तो यहाँ पर P का कंटेंशन इनवैलिड हो गया. ठीक है ना? अब देखो, ये वाले आपके जो 10 क्वेश्चंस है ये तो आप लोग अच्छे से करके जाना. इसका रीजन ये है कि इस पर आ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं. पहला,
उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को ये MCQ भेज रखा है, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा है, ये मैंने जो मेरा कम्युनिटी अपना ग्रुप है उस पे भी मैंने भेज रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेपर है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरा पेपर है इसमें आप लोगों के थ्योरी क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके जाना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें से 15-20% क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो 15-20% मतलब 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आ सकता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से देखकर जाना और सॉल्व करके जाना, और पॉसिबल हो तो राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना। MCQ में एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है, तो केस स्टडी फॉर्म में अगर आएगा तो ये जो हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया, तो अगर वैसा आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बट उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो आप इतना माइंड सेट करके जाओ कि आपको MCQ में भी थोड़ा समय लगेगा। लाइक हम लोगों को ये पूरा सॉल्व करने में आधा घंटा लग गया, राइट, तो आप लोगों को भी सॉल्व करने में 20-25 मिनट्स लग सकते हैं। अभी तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो आप लोगों को 20-25 मिनट्स लग सकते हैं, बट कोशिश करना कि उससे ज्यादा समय आपको ना लगे। लाइक मैक्सिमम आधे घंटे का डेडलाइन आप MCQ के लिए रखना और बचा हुआ 2.5 घंटा आप बाकी पेपर के लिए रखना, ठीक है। यस, और MCQ में भी जान लगा देना, बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो पीछे का पेपर है वो आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाओ, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मॉड्यूल के केस लॉस भी करके जाना। अगर आपको अभी भी लगता है तो जो रिविजन्स मैंने अपलोड किए हुए हैं वो भी आप लोग 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, स्टैम्प, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, RTI, और कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको मेजरली आएंगे केस स्टडी, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। लिमिटेशन हो गया, IT एक्ट हो गया, ठीक है, लिमिटेशन हो गया, IT एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। इन पे कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चंस आएंगे, कम क्वेश्चंस आएंगे, बट इन पे सबसे ज्यादा आएंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। तो शिद्दत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड कुछ भी लगे तो आप बिंदास मुझसे पूछ लेना, आई विल बी अवेलेबल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फर्स्ट एग्जाम। बाय बाय, बेस्ट विशेस, बाय बाय।